हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करेंगे कि कोमा या पैरालिसिस पेशेंट्स के अंदर खाना हम कैसे दे सकते हैं, या कोमा या पैरालिसिस पेशेंट जो कि मुंह से खाना नहीं खा पाते, उनके जो नाक में नली लगी होती है जिसको हम रायल्स ट्यूब बोलते हैं, उससे हम पेशेंट को कैसे खाना खिला सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, उसकी क्या टेक्निक होती है, ये मेरा जो कोमा और पैरालिसिस पेशेंट्स की होम केयर कैसे करते हैं, घर पे उनकी देखभाल कैसे करते हैं, उसके बारे में ये 3rd वीडियो है। तो मेरी कोशिश ये है कि आप सभी लोग, क्योंकि ये इनकी होम केयर थेरेपी काफ़ी लंबी चलती है, कई बार 6-6 महीना 1-1 साल तक भी चलती है, तो आपको कोई भी डॉक्टर की या नर्सिंग स्टाफ की हेल्प के बिना आप उनकी केयर कर सकें। तो इसके लिए मैंने कोशिश किया एक छोटा सा वीडियो प्रैक्टिकली आपको बना के मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रायल्स ट्यूब फीडिंग, या जो खाने की नली से खाना देना है वो आप घर पे कैसे दे सकते हैं। ये सिस्टर सरिता हैं हमारे सामने, जो कि आईसीयू की नर्स हैं। ये हमको सिखाएंगी कि फीडिंग कैसे पेशेंट को दिया जाता है। दिखाइए सिस्टर सरिता। सबसे पहले सरिता सिस्टर ने हैंड वॉश किया है। हम लोग यहाँ पे आईसीयू में, क्योंकि स्टेरिलियम होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, तो उससे करते हैं, बट आप लोगों को घर पे हैंड वॉश साबुन और पानी से ही करना है। सिस्टर अभी हैंड केयर या ग्लव्स पहन रही है। आप लोगों के पास अगर हैंड केयर या ग्लव्स अगर अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छा है, अगर अदरवाइज़ नहीं भी है तो आप केवल हैंड वॉश करके रायल्स ट्यूब फीडिंग या खाने की नली में फीडिंग दे सकते हैं। ये थोड़ा सा लाइट कम कर देंगे तो इधर ज़्यादा चिमटा पड़ता है। हाँ, इसको हटा दो, लाइट से ज़्यादा। हटा दो। अभी ये सिस्टर सरिता रायल्स ट्यूब से पहले सक्शन करके देखेंगी। सक्शन इन द सेंस कि सक्शन कैथेटर से नहीं करना है, केवल उसी सिरिंज से ही करना है जिस सिरिंज से ये कर रही हैं। ये हम देखने के लिए करते हैं कि जो लास्ट हमने फीडिंग दी थी वो फीडिंग अभी तक तो पेट में मौजूद नहीं है। अगर फीडिंग जितना हमने दिया है लास्ट टाइम उसका मोर देन अगर 50% अगर बैक आता है तो हम फीडिंग होल्ड करते हैं। अगर फीडिंग का लेस देन 50% ऑफ लास्ट वॉल्यूम आता है तो हम फीडिंग दे सकते हैं। दिखाइए सिस्टर कैसे देंगे फीडिंग। अभी सिस्टर ने जो सक किया था उसमें से करीब 10 या 20 ml आया है, वो सिस्टर ने डिस्कार्ड कर दिया है। अभी सिस्टर नेक्स्ट फीडिंग दे के दिखाएंगी कि वो फीडिंग कैसे देते हैं। ये सिस्टर ने रायल्स ट्यूब के मुंह पे, सिस्टर एक बार क्लोजअप करके दिखा दीजिए। हाँ, ये रायल्स ट्यूब का छेद दिखाइए जिसके अंदर आप अटैच करने वाले हैं। हाँ, अब बताइए, इसमें कनेक्ट कीजिए। ये जी ठीक है। तो रायल्स ट्यूब का जो मुंह होता है, छेद होता है, उसके ऊपर हमने सिरिंज को टाइटली फिट किया है और उसके बाद पेशेंट के हार्ट लेवल या नाक के लेवल से ऊपर करके, जैसे कुप्पी में जैसे तेल भरते हैं उसी तरीके से इन्होंने फीडिंग इसके अंदर 50 ml की सिरिंज में दिया है। आप देख सकते हैं फीडिंग अपने आप पेशेंट के पेट में जा रही है बिना किसी रेजिस्टेंस के। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स या गणित नहीं लगाना है। कभी कभार अगर ये फीडिंग नहीं जाती है तो आप हल्का सा उसको, जो सिरिंज का प्लंजर है उससे आप थोड़ा सा पुश भी कर सकते हैं। सिस्टर एक बार सिरिंज के प्लंजर से हल्का सा आप पुश करके दिखा पाएंगे क्या? ये तो नॉर्मली जा रही है तो इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता है तो हल्का सा बस ऐसे करने से वो फीडिंग इजीली चली जाती है। ठीक।
हो गया और है बाकी। तो ये जो भी चीज़ है सब इसी जायज़ ट्यूब के थ्रू जा रही है अभी सिस्टर। उसके बाद पानी दे दिए पेशेंट को और जो बच गया उसको डिस्कार्ड कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे सिस्टर, इसको ब्लॉक करके रखेंगे, है ना। इसके बाद हमने इसको ब्लॉक करके छोड़ दिया। अभी फिर से हम 3 घंटे के बाद वापस सेम टेक्निक पहले सक्शन करके देखेंगे। अगर ये मान लीजिए 300 ml फीड है तो अगर 150 से ज़्यादा अगर आता है तो हम होल्ड करेंगे और डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे। अगर ये लेस देन 150 आता है यानी कि 100 या 50 ml आता है तो हम उसको डिस्कार्ड करके नेक्स्ट फीड दे सकते हैं। थैंक यू सिस्टर सविता। हाँ जी, तो जैसा आपने वीडियो के अंदर देखा कि जो भी कोमा या पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उनके नाक में एक नली लगी होती है जिसे जायज़ ट्यूब कहते हैं, या सामान्य भाषा में उसको खाने की नली भी आप बोल सकते हैं। वो नाक से होके आपके गले से होके और पूरा स्टोमक तक यानी पेट तक जाती है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी पेशेंट बहुत ज़्यादा दिनों तक नींदों में होता है या बेहोशी में होता है तो उसकी स्वालोइंग कैपेसिटी यानी निगलने की क्षमता नहीं होती या निगलने की क्षमता अच्छी नहीं होती। आप लोग भी जब सुबह सो के उठते हैं तो आपने देखा होगा आपके मुंह में थूक भरा होता है, आप सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं, क्योंकि जो सोता हुआ आदमी होता है वो स्वालोइंग नहीं कर पाता यानी निगल नहीं पाता। तो ये सेम प्रॉब्लम उनके अंदर होती है जो कि कोमा में पेशेंट है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली मतलब काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से आप बोलें तो सो ही रहे हैं। तो सोते हुए वो निगल नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहला चीज़ तो हमको क्या करना है कि अगर कोई पेशेंट होश में नहीं है, कमांड नहीं फॉलो कर रहा है, यानी कि आप जो बोल रहे हैं कि जीभ दिखाइए, जीभ नहीं दिखा पा रहा, या हाथ उठाइए, हाथ नहीं उठा पा रहा, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ओरल खाने की हमको कोशिश, ओरल मुँह से खाना देने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप मुंह से खाना देंगे और अगर वो नहीं निगल पाता तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो उस खाने को पेट की जगह सांस की नली में निगल जाए। आपने देखा होगा कि गले के अंदर हमारे 2 नलियाँ होती हैं, आगे वाली जो नली है वो सांस की नली है, पीछे वाली नली खाने की नली है। तो जो खाना मतलब एक कॉन्शियस आदमी को या जो एक आदमी होश में होता है उसको तो पूरा आइडिया होता है कि मतलब मैं जो खाने को निगल रहा हूँ वो खाने की नली में ही निगलूँ यानी पेट में ही निगलूँ। लेकिन बेहोश आदमी को ये आइडिया नहीं होता कि वो खाने की नली में उस खाने को निगल सके। तो अगर वो खाना या पानी या कोई भी चीज़ गलती से अगर सांस की नली में अगर चली जाती है तो उसी खाने या पानी के अंदर डूब के आदमी की डेथ हो सकती है, या उसकी वजह से इन्फेक्शन होकर पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसके लिए जब तक पेशेंट होश में नहीं आता तब तक हम नाक के अंदर नली डाल के रखते हैं जो कि सीधा पेट में जाती है और उस नली से ही हमको खाना देना है। हाँ, आप अगर पेशेंट थोड़ा सा होश में धीरे धीरे आने लगता है तो एक काम आप कर सकते हैं, थोड़ा आधा चम्मच या 1/4 चम्मच थोड़ा सा पानी या कुछ देके आप देख सकते हैं कि क्या उसको स्वालोइंग कर रहा है। स्वालोइंग इसको कहते हैं, देखिए ये जो गले का जो रिफ्लेक्स, इसको स्वालोइंग कहते हैं। तो अगर वो स्वालो कर पाता है तो आप आधा चम्मच या 1 चम्मच से पहले शुरू में स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप देख रहे हैं कि हाँ उसने गले में रोक के नहीं रखा है या मुँह में नहीं रखा है, स्वालो कर रहा है, तो आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। खैर, तो अभी फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो बात है कि जायज़ ट्यूब या फीडिंग या खाने की नली से फीडिंग कैसे दें। तो जो कैसे देने का तरीका, तो सबसे पहले जो आपने वीडियो में देखा कि नली ऑलरेडी लगी ही होगी, उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है कि नली कैसे डालना है क्या है। नली के पीछे एक छेद होता है, जैसे हम मिट्टी का तेल भरते हैं कूपी के अंदर डाल के, उसके ऊपर तेल डाल देते हैं तो तेल जो है वो अपने आप डब्बे में चला जाता है। सेम वैसे ही मतलब प्रोसेस है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला उसमें काम नहीं है। जो दिमाग लगाने वाली जो चीज़ है कि वो ये है कि आप जब भी पेशेंट को टच करेंगे या खाने की नली से खाना देने के लिए या उसको उसी सक्शन करने के लिए या पेशाब की नली क्लीन करने के लिए, तो हमेशा आपको हैंड वॉश ज़रूर करना है। क्योंकि जो अधिकतर जो पेशेंट को इन्फेक्शन होता है जो कि कोमा पेशेंट या पैरालिसिस पेशेंट में, वो हम लोगों के हाथों से ही होता है। जो भी उनकी केयर कर रहे हैं उनके हाथों से ही वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले आप हैंड वॉश ज़रूर करेंगे। और फीडिंग देने से पहले पिछली बार जो आपने फीडिंग दी थी उसका कितना अमाउंट पेट में बचा है उसके लिए आप ज़रूर सक्शन करके देखेंगे, जैसा कि सिस्टर ने उसके अंदर दिखाया भी है। अगर 50% अमाउंट से ज़्यादा है फीडिंग का अमाउंट तो आप नेक्स्ट फीड होल्ड करेंगे।
फिर ट्राई करके देखेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम पे भी अगर फीडिंग मोर देन 50% है तो फिर इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, या तो पेशेंट की नली मुड़ी हुई है, और या तो फिर पेशेंट अच्छे से जो आपने पिछली बार जो दिया था उसको पचा नहीं पा रहा, या वो आगे नहीं खिसक पा रहा है वो वाला खाना, तो वो आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद देने का तरीका सिंपल है, जैसे बताया कि ऊपर डालेंगे। और अगर कभी कभी क्या होता है कि फीडिंग जल्दी से नहीं जाती, तो उसके लिए हल्का सा आप प्रेशर लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्लंजर से प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा लगाना मतलब कि गलत डायरेक्शन में जा रही है। अगर फीडिंग की ट्यूबिंग अगर की पोजीशन ठीक है तो खाना इजीली ही जाना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि खाना बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा थिक आपने बनाया या मोटा बनाया तो उसका जो जायज़ ट्यूब का छेद है उस छेद में से ही नहीं निकल पाता है, तो एक अलग बात है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है। बट अभी फ़िलहाल के लिए यह है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है उसके ऊपर। अगर खाना इजीली नहीं जा रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। थोड़ा सा लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। अभी क्या 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 दे सकते हैं, कितना कितना दे सकते हैं, तो सबसे पहले कितना दे सकते हैं इसके ऊपर मैं बात करूँगा। नॉर्मली एक इंसान के अंदर 100 ml पर आवर की ज़रूरत होती है, फ्लूइड या खाना कुछ भी आप बोलें। तो नॉर्मली जो हम लोग हमारे आईसीयू में जो हम फॉलो करते हैं वो 300 ml 3 आवरली हम लोग फीडिंग देते हैं। 300 ml 3 आवरली का मतलब हुआ कि हर घंटे में 100 ml, या हर 2 घंटे में 200 ml, या हर 3 घंटे में 300 ml। तो क्योंकि हर 1 घंटे आपको फीडिंग ना देना पड़े, उसके लिए हम हर 3-3 घंटे में 300 ml करके हम लोग फीडिंग देते हैं। एक मोटा मोटी हमको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 2000 कैलोरीज के आसपास पेशेंट को पर डे मिले, या कम से कम 2000 से 2500 ml के आसपास फीडिंग या पानी या जो भी आप दाल का पानी या जो भी दे दें, मिनिमम 2000 से 2500 ml के बीच का हमारा टारगेट होना चाहिए। और आप इसको मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट एक हमारे पास अच्छा मेजर है ये देखने का कि पेशेंट का हाइड्रेशन या फीडिंग स्टेटस ठीक ठाक है कि नहीं। तो अगर पेशेंट को हर दिन डेली का 1000 से 1500 ml यूरिन आ रहा है तो दैट इज़ सफिशिएंट। अगर कम आ रहा है तो आप फीडिंग बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा आ रहा है तो कम भी कर सकते हैं। बट ये एक मोटा मोटी है, ये एब्सोल्यूट मार्कर नहीं है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके लिए देखनी पड़ती है। बट ये एक चीज़ है जिससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरा क्या क्या देना है, तो मैं पहले बता दूं कि क्या क्या देना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देना है। कई लोग ये होता है कि नहीं आप हमको पूरा ये बताइए कि एप्पल दे सकते हैं कि नहीं, संतरा दे सकते हैं कि नहीं, चावल दे सकते हैं कि नहीं, खिचड़ी दे सकते हैं कि नहीं। आप कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल है, लेकिन दीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खाना रुकना नहीं चाहिए, फीडिंग होते रहना चाहिए। कोशिश हमको ये करना चाहिए। खाने के नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड शुगर। शुगर का मतलब केवल चीनी से नहीं है, शुगर आलू को भी शुगर बोलते हैं, चावल को भी शुगर बोलते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि शुगर की कैटेगरी में आती हैं। प्रोटीन अगर आप बात करेंगे तो सारी दाल जितनी भी होती है प्रोटीन है, सोयाबीन प्रोटीन है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए चिकन प्रोटीन है, फ़िश प्रोटीन है ना। और फैट जितने भी तरीके के आपके ऑयल है, बटर है, कोकोनट ऑयल है, ये सभी इसकी फ़ैट की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसके अंदर आपको जो अगर मैं एक सिंपल वे में बताऊं तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि सभी चीज़ों को अलग अलग ना देके उनका एक मिक्सचर बना लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने एक मिल्क ले लिया, साथ में एक अंडा, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, या अगर वेजिटेरियन है तो सोयाबीन बॉईल करके आपने ले लिया, और साथ में बटर। तो आपके पास मिल्क अंडा दोनों प्रोटीन, मिल्क आपका फ़ैट हो गया, साथ के अंदर बटर आपका फ़ैट हो गया, जो सोयाबीन है वो प्रोटीन हो गया। और उसके साथ में आप चाहें तो खिचड़ी या दलिया टाइप का कुछ भी ये लेके, तो वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तीनों चीज़ हो गई। उसका एक मिक्सी के अंदर आप अच्छे से मिक्सचर कर लें, बिल्कुल पतला पानी जैसा होना चाहिए। पानी से थोड़ा सा ज़्यादा कंसिस्टेंसी चलेगा, बट बहुत थिक नहीं होना चाहिए। तो मिक्सी के अंदर बिल्कुल बारीक पीस के आप उसको पानी में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके उसको आप दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और शुगर तीनों चला जाएगा। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि सोयाबीन बॉईल करके अच्छे से आपने उसको उबाल के और मिक्सी में क्रश कर लिया, मीन्स पीस लिया, उसके अंदर शुगर डाल दिया या हनी डाल दिया,
तो ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। साथ के अंदर इसके अंदर आपको अगर फैट डालना है तो कोकोनट ऑयल भी आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तीसरा है कि कुछ बाज़ार के अंदर प्रीपेड सॉल्यूशंस मिलते हैं जो कि आर्टी फीड के लिए ही होते हैं, प्रोटीन पाउडर वगैरह भी मिलते हैं। तो आप वो लेके हर फीडिंग के साथ में 3-3 स्कूप उसको साथ में दे सकते हैं, तो वो प्रोटीन की कमी को आपको पूरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोलॉन्ग जो कोमा पेशेंट होते हैं, जो पैरालिसिस पेशेंट होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन की काफ़ी कमी हो जाती है बिकॉज ऑफ नॉट बैलेंस्ड डाइट। तो आपको अपनी तरफ से कोशिश करना है कि जितना हो सके आप मतलब उसको पूरा करें। इसके अलावा आप आलू को मिक्स करके मतलब बॉईल करके उसको पेस्ट जैसा बना के फिर पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। जाइस वाटर, जाइस को आप अच्छे से मैश करके उसको ये कर, तो ये जितनी चीज़ें जो मुझे याद आ रही हैं ये आप घर पे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो प्रीपेड मीन्स ऑलरेडी रेडीमेड मिक्स किए हुए सॉल्यूशन या पाउडर वगैरह मिलते हैं, आपको किसी भी फार्मेसी की दुकान से परचेज़ करके वो भी दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि देना है। आप कुछ जो मैं को पता चला कि कुछ लेडीज़ घर के अंदर वो खिचड़ी बनाती हैं, उसी के अंदर सारी सब्जियां, उसी के अंदर बटर डाल दिया, उसी के अंदर फ्रूट्स भी डाल दिए, जो भी आपके पास है सब उसके अंदर मिक्स कर दिया, उसका बहुत अच्छे से पेस्ट बना के उसको मिक्सी में क्रश करके और उसको पानी जैसा बना के देते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। क्योंकि जो आप जाइल्स ट्यूब से जो फीडिंग दे रहे हैं वो तो एक्चुअली उनको टेस्ट पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो डायरेक्ट पेट में जा रही है। जो हमारे टेस्ट बड्स होती है, जो खाने की जो ग्रंथि होती है वो केवल टंग के अंदर होती है, तो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर पेशेंट का अगर डाइट बैलेंस नहीं होगा तो पेशेंट को धीरे धीरे कमजोरी आने लगेगी, उसकी मसल्स वीक हो जाएंगी। कितनी बार देना है, तो जैसे मैंने बताया कि 300 ml हम लोग जो करते हैं 7 फीड देते हैं, यानी 21 घंटे तक। आप मान के चलिए कि सुबह 5-6 बजे से लेकर शाम को 12 बजे तक या 11 बजे तक हमने दे दिया। बीच के जो 11-12 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक का टाइम हम पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करते, उस समय पेशेंट को रेस्ट करने देना चाहिए। और दिन के टाइम पे उनको एक्सरसाइज वगैरह कराना, फिजियोथेरेपी वगैरह कराना, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूँगा कभी कवर करने की, वो सब आपको करना है। तो ये था जाइल्स ट्यूब फीडिंग या खाने की नली में कैसे फीडिंग देनी है उसके बारे में वीडियो, जितना मुझे समझ में आया है, जितना मुझे याद आ रहा है, जो आपको बताना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी आप पूछना चाहें तो इसी चैनल पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।